नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आपके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के सुहाने सफ़र में गीतों के साथ मैं लेकर आया हूं आज कुछ किस्से। क्यों गीतकार गुलजार ने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद की अंतिम क्रिया, और साथ साथ याद है आपको एक्ट्रेस मनोरमा जी सीता और गीता की चाची। बचपन में कुछ हथियारबंद लोगों ने उनको किडनैप करने की धमकी दे डाली थी। ऐसे और भी बहुत सारे किस्सों के साथ शुरू करते हैं आज का खेला सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो जनाब, आज का पहला किस्सा, बात एक गाने की, पिक्चराइज्ड ऑन जॉय मुखर्जी। फिल्म का नाम शागिर्द। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। ये गाना आप जानते हैं क्लब में पिक्चराइज्ड है। जॉय मुखर्जी साहब डांस कर रहे हैं, वेस्टर्न डांस के स्टेप्स हैं। अब आपको इस गाने की खास बात बताता हूं। जो स्टेप्स जॉय मुखर्जी ने इस गाने में किए हैं, जो भी थोड़ा बहुत डांस का, वो उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग का दौरान नहीं सीखे थे, बल्कि उन्होंने ये स्टेप्स सीखे थे इस फिल्म की शूटिंग से 1 साल पहले, जब वो फिल्म लव इन टोक्यो की शूटिंग कर रहे थे। हुआ यूं कि जॉय मुखर्जी साहब इस फिल्म की शूटिंग के लिए, लव इन टोक्यो की शूटिंग के लिए टोक्यो जा रहे थे, और उन्होंने सोचा कि बीच में एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक ले लिया हांगकांग में। एक नाइट क्लब में डांस की परफॉर्मेंस चल रही थी, सारी डांसर्स परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इन सारी डांसर्स में एक डांसर्स निराली थी। उसकी बात ही कुछ और थी, उसका डांस ही कुछ और था। आपको लग जाता है ना कि यार ये कुछ अलग है। तो जॉय मुखर्जी इस डांसर से बहुत इंप्रेस हो गए, और इस परफॉर्मेंस के बाद जाकर उससे मिले, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और पूछा कि क्या आप मुझे डांस की ट्रेनिंग दे सकती हो। डांसर ने हाँ कह दिया, और उसके बाद अगले दिन जॉय मुखर्जी की डांस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। टीचर थी वही डांसर। डांस सीखते हुए जॉय मुखर्जी को लग गया कि ये जितनी आसानी से उस परफॉर्मेंस को कर रही थी, देखना आसान था, करना बहुत मुश्किल है, और पसीने छूट रहे थे। लेकिन इंटेंशन ये था कि जितने कम टाइम में, जितना भी स्टे है हांगकांग में, 5 दिन का या 6 दिन का, जितना भी सीख सकते हैं वो सीख लें। इस डांस क्लास के 1 साल बाद जब उन्हें इस गाने के बारे में पता चला, मतलब शागिर्द के गाने के, और उन्हें बताया गया कि इस तरह के मूवमेंट की ज़रूरत है, वेस्टर्न डांस है, बॉडी के मूवमेंट है, तो इस गाने में उन्हें वो क्लब वाली लड़की और उससे सीखा हुआ वो डांस या डांस के स्टेप्स याद आ गए, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस क्लब डांसर जैसे स्टेप्स इस गाने में किए। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। कोशिश तो की, अब वो कोशिश में कितने कामयाब रहे ये तो आप गाना कभी देखे तो डिसाइड कीजिएगा। वापस आकर बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की। इनकी मदद की संघर्ष के दिनों में उस जमाने के स्टार गायक जीएम दुर्रानी साहब ने, और जब दुर्रानी साहब के मुफलिसी के दिन आए तो कैसे मोहम्मद रफ़ी ने उनके एहसानों का बदला चुकाया, ये किस्सा सुनाऊंगा। वापस लौटकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की। रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी उस जमाने के बहुत बड़े गायक जीएम दुर्रानी ने। ये वो वक्त था जब दुर्रानी साहब और सहगल साहब जैसे कुछ ही गायक इंडस्ट्री में डिमांड में थे, और ऐसे समय में एक नया सिंगर मोहम्मद रफ़ी अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तब दुर्रानी साहब एक मसीहा बनकर सामने आए और काम दिलवाने में बहुत मदद की। दुर्रानी साहब जितने अच्छे गायक थे, उतने ही अच्छे भले इंसान भी थे, और यही कारण था कि सेम फील्ड में काम ढूंढ रहे रफ़ी को वो संगीतकार श्याम सुंदर के पास ले गए और उनसे रफ़ी की सिफारिश करते हुए
फिल्म गांव की गोरी में एक कोरस गाने में मौका दिलवाया। इस सिफारिश और दुर्रानी साहब की मदद का ही नतीजा था कि रफ़ी साहब को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर मोहम्मद रफ़ी बन गए हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। जब रफ़ी स्टार बन गए तो एक ऐसा समय आया कि दुर्रानी साहब का करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। काम कम हो गया, काम नहीं मिलने की वजह से इनकम कम हो गई और घर में धीरे धीरे मुफलिसी आने लगी। जब रफ़ी साहब को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुर्रानी साहब की हर संभव मदद करने का फैसला लिया और संगीतकार नैयर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो 1956 में आई फिल्म हम सब चोर हैं के गाने में रफ़ी साहब के साथ दुर्रानी साहब को भी गाना गवाएं। नैयर साहब ने बात मान ली और दुर्रानी साहब और रफ़ी साहब ने ही ये गाना गाया। फिल्म हम सब चोर हैं, ये गीत हमको हंसते देख ज़माना जलता है। इस गीत के अलावा भी रफ़ी साहब ने कुछ और संगीतकारों से कहकर दुर्रानी साहब को गाने दिलवाए और दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाने और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाए और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी नेक दिली का रफ़ी साहब को जब भी मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया और सारी जिंदगी भर जहां पर भी उन्हें लगा वो हमेशा दूसरों के काम आए। क्यों गीतकार गुलजार ने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद की अंतिम क्रिया, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिस लाइन में आप हैं, अगर आपका कमिटमेंट ज्यादा है तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। गुलजार साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बात उस वक्त की है जब गुलजार बहुत संघर्षों के बाद जब वो बन गए बिमल दा के असिस्टेंट। फिल्म पत्रकार और समीक्षक ज़िया उल सलाम की एक किताब है हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में इस घटना का जिक्र करते हुए गुलजार ने कहा है कि जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो फैमिली ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभी अभी तो एक काम मिला है, इस खबर को सुनकर वो अपना काम छोड़कर चला आए। जाने वाले तो चला गया। इसलिए घर वाले नहीं चाहते थे कि गुलजार साहब को इस बात की खबर तक दी जाए। बड़े भाई साहब बंबई में रहते थे, उन्हें खबर कर दी गई और वो आ गए, शामिल हो गए पिताजी की अंतिम क्रिया में। कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक पड़ोसी ने गुलजार साहब को ये दुखांत समाचार दिया। गए उसके बाद दिल्ली, लेकिन सारी जो भी अंतिम क्रिया की सारी रस्में हैं, रीति रिवाज, जाने के बाद मृतक की शोक सभाएं, मृत्यु भोज, वो सब खत्म हो चुका था। उदास मन से वो वापस आ गए, लेकिन एक कसक, एक टीस मन में रह गई कि पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंतिम समय में सेवा ना कर पाया बाबूजी का। ये बोझ था मन का। इस घटना के 5 साल बाद जब बिमल रॉय अपनी जीवन यात्रा के अंतिम आखिरी मुकाम पर थे, बिमल रॉय जिन्हें गुलजार साहब अपने पिता तुल्य मानने लगे थे, तो बिमल रॉय के लास्ट डेज, अंतिम दिनों में गुलजार हर रात रोते और दादा के
सिरहाने बैठकर, बगल में बैठकर उनकी फेवरेट जो किताब है, कृति है, अमृत कुंभ, उसको पढ़ाकर सुनाते हैं। और अंदर से बहुत दुखी, और आ गया वो दुखद दिन, 8 जनवरी 1966 का दिन, और बिमल दा भी चले गए, उनका निधन हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे, गुलजार साहब उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल हुए और साथ साथ अपने पिताजी की भी अंतिम क्रिया उस समय पूरी की। और मन के इस बोझ से तो कम से कम मुक्त हुए, मन तो हल्का हुआ कि मैंने जो रस्म होती है, पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, बाबूजी की सेवा नहीं कर पाया, संस्कार तक नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि शायद इसी मोमेंट के ऊपर रुके हुए थे कि दादा का भी अंतिम संस्कार किया और बाबूजी का भी अंतिम संस्कार किया। हो जाती हैं कभी कभी इस तरह की घटनाएं, जाने वाले चले जाते हैं। याद है आपको एक्ट्रेस मनोरमा जी, सीता और गीता की चाची। बचपन में कुछ हथियारबंद लोगों ने उनको किडनैप करने की धमकी दे डाली थी। हाँ, क्या था ये किस्सा है, बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अब बात उस अदाकारा की जिसने अपनी कॉमेडी और नेगेटिव रोल दोनों ही किए, अपनी पहचान बनाई है। ये एक्ट्रेस थी मनोरमा जी। ये फिल्म सीता गीता में हिट रोल था उनका, लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जो किस्सा आपको सुनाया जा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले का किस्सा है, बंटवारे से पहले का। मनोरमा जी का जन्म हुआ था लाहौर में। मनोरमा जी आधी आयरिश और आधी इंडियन क्रिश्चियन थी, और असली नाम था एरिन। पिताजी प्रोफेसर थे, लेकिन प्रोग्रेसिव विचारों के थे। बेटी को कभी रोका टोका नहीं, करने दिया जो भी वो कुछ करना चाहती थी। तो मनोरमा जी ने, एरिन ने डांसिंग भी सीखी, सिंगिंग सीखी। पिताजी ने कभी मना नहीं किया, जबकि ये वो दौर था जब इस तरह के काम पर पूरी पाबंदी लगा देते थे। तो डांस और म्यूजिक सीखने के बाद उन्होंने स्टेज शोज करना शुरू कर दिया। ऑफर आने लगे, टैलेंटेड थी, स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी, और मनोरमा जी के स्टेज शोज होने लगे पॉपुलर, और इतने पॉपुलर कि ये सारी परफॉर्मेंसेस स्टेज शोज हो जाते थे फुल, और लाइन लगती थी टिकट लेने वालों की, और हॉल हो जाता था हाउसफुल। आप ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में मनोरमा जी 10,000 रुपए पर मंथ कमाने लगी थी। 10,000 रुपए कमाती थी। आज के लाखों करोड़ों होंगे, आज के लाखों करोड़ों होंगे। शो पॉपुलर होने का मतलब है फैंस बढ़ रहे हैं। एक दिन कुछ फैंस ने टिकट ना मिल पाने पर हंगामा खड़ा कर दिया और धमकी दे डाली, उठा के ले जाएंगे इनको। हाँ, आप इमेजिन करते, ऊपर आ जाए बेटी। ये फैंस जो थे मनोरमा जी के, ये थे कुछ ट्राइबल, कबीलाई लोग थे, कबीले के कुछ लोग थे, ट्राइबल, हथियारबंद लुटेरे। ये भी उनके फैन हुआ करते थे। पेशावर में एक बार एक शो के दौरान जब हॉल की सारी सीट्स फुल हो गईं, एक सीट भी नहीं थी, तो 10-12 ये कबीले के लोग, ट्राइबल, वहां पहुंच गए। टिकट थे नहीं, सीट नहीं थी, लेकिन उन्हें तो शो देखना था। जब मैनेजर कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने धमकी दे डाली कि गोलियां चलाएंगे और इनको उठा के ले जाएंगे। अब गुंडे बदमाशों से तो हिंदुस्तान तब भी भरा हुआ था और आज भी भरा हुआ। तो मनोरमा जी के पिताजी वहां मौजूद थे। उन्होंने मामला किसी तरह संभाला और एक्स्ट्रा सीट्स का अरेंजमेंट किया। उन लोगों को बिठाया, शांत किया। उन लोगों ने, कबीले के जो ट्राइबल लोग आए हुए थे, उन्होंने शो देखा और वो इतने खुश हो गए कि अगले दिन वो स्टेशन पे पहुंचे और फलों का एक टोकरा लेकर आए थे मनोरमा जी के लिए। तो इस तरह मनोरमा जी अपने अपहरण से बच गई
और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके, हाँ बॉलीवुड तो तब नहीं था, लेकिन हिंदी फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में, 100-200 फिल्मों में उन्होंने काम किया। मनोरमा जी को फिल्म सीता और गीता के दमदार रोल के लिए भी याद किया जाता है। ऊंचाई से डरने वाली हेमा मालिनी जब फिल्म जॉनी मेरा नाम के गाने की शूटिंग रोपवे पे कर रही थी, वो केबल कार रोपवे रुक गई अचानक, बीच में हाइट थी। फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। हेमा जी को ऊंचाई से डर लगता था। 70s में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जॉनी मेरा नाम, और इसी की शूटिंग के दौरान हो गया एक हादसा। एक सीन में बुद्धिस्ट टेम्पल को दिखाया गया जहां तक पहुंचने के लिए एक रोपवे, केबल कार या ट्रॉली से जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि गाने की शूटिंग के दौरान अचानक डायरेक्टर विजय आनंद साहब को लगा कि इसका एक पोर्शन, एक सीक्वेंस ये रोपवे केबल कार में भी पिक्चराइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ शॉट्स। गाना था ओ मेरे राजा, आप गौर से देखिएगा। ठीक है साहब, शूटिंग स्टार्ट हुई। शुरू सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको यह भी मालूम था कि ये हेमा जी के लिए डिफिकल्ट पीरियड है, क्योंकि ऊंचाई का उनको बहुत डर लगता है, सबको मालूम था। ऐसे में किसी को मजाक करने की सूझी, और ये ट्रॉली जैसे ही बीच में पहुंची, आप समझ रहे ना, नीचे देखेंगे तो सैकड़ों फीट नीचे खाई, और दाएं बाएं देखेंगे तो मेन पहाड़ी दूर, उधर दूर, बीच में पहुंची। तो किसी ने पावर ऑफ कर दिया। हेमा मालिनी की जान निकल गई, नर्वस होने लगी, पसीना छूटने लगा। देव साहब ने संभाला इस चीज को, और किसी तरह हेमा जी का ध्यान भटका के, डाइवर्ट करके, जोक सुना के, कुछ ना कुछ बातें करके उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश में लग गए। हेमा जी की ऐसी हालत और ऐसी सीरियसनेस को देखने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भैया ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, और उन्हें पता लगा कि किसी ने शरारत करने के लिए पावर ऑफ किया है। पावर ऑन किया गया, ट्रॉली को वापस जल्दी से जल्दी बेस पर बुलाया गया। तब हेमा मालिनी की हालत सुधरी, लेकिन बहुत दारुण यातना से गुजरने के बाद। आसमान में कुछ मिनट तक लटकने का उनका ये अनुभव उनकी जिंदगी के सबसे बुरे तजुर्बों में से एक है। ये जो भावना सुमैया ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी लिखी है, उसमें से ये संस्मरण आपको सुना रहा हूं। प्रोग्राम के आखिरी भाग में बताऊंगा क्यों एक प्रोड्यूसर द्वारा ऑफर की गई बहुत बड़ी रकम को ठुकरा दिया सचिन देव बर्मन ने। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। एक बार हुआ यूं, सचिन दा म्यूजिक सिटिंग पर बैठे हुए थे। एक प्रोड्यूसर आ गया, फिल्म ऑफर की। दादा ने बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, लेकिन प्रोड्यूसर अड़ गया। उसने कहा नहीं, फिल्म तो आप करेंगे। दादा ने फिर मना किया। तब उसने अपने बैग से नोटों की 2-3 गड्डियां निकालकर बाहर रखी। उसने कहा शायद आप ज्यादा पैसा चाहते हैं, और उनके सामने नोट रखने के बाद उसने कहा अब तो आप करेंगे। इस बार भी सचिन दा ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कुछ और गड्डियां उसने सामने निकाल कर रख दी। प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि ज्यादा पैसे से जरूर बात बन जाएगी। ये पैसा एक संगीतकार की फीस से कहीं ज्यादा और बड़ी रकम थी। सचिन दा ने उस प्रोड्यूसर की तरफ देखा और बोले गुस्से से, तुम अगर गड्डियों से भरा अपना पूरा बैग भी मेरे सामने खाली कर दो, तब भी मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगा। ये पैसा उठाओ और अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अब प्रोड्यूसर के सामने कोई चारा नहीं था। उसने पैसा समेटा और चलता बना।
उनके पास इत्तेफाक से उस सिटिंग में बैठे थे उनके मित्र पुलक बंदोपाध्याय। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सचिनदा से पूछा, दादा इतने सारे रुपयों के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? ऐसा तो मौका बहुत कम मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। तब दादा ने जो कहा वो सुन लीजिए। सचिन देव बर्मन बोले, तुमने कभी कुएं को देखा है? उसमें से जैसे जैसे पानी निकलता है वैसे वैसे उसमें नीचे से पानी आता रहता है। अगर हम एक ही बार में सारा पानी कुएं से निकाल लेंगे तो वो कुआं शायद सूख जाए। मैं चाहता तो ये रकम ले सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसे के लिए मैं अपने काम से समझौता करूं और ऐसे काम करूं जिन्हें करने का मेरा मन नहीं है, दिल नहीं है। मैं इन पैसों की वजह से अपने संगीत के कुएं को खाली नहीं करना चाहता। मैं बूंद बूंद निकाल कर अपना जीवन जीना चाहता हूं। सब लोगों को दादा की फिलॉसफी से जवाब मिल गया था। और दादा का संगीत तो समंदर है, कुआं नहीं है। और ये समंदर संगीत का सचिन देव बर्मन का हमेशा बहता रहा, लहरें बिखेरता रहा। दादा बर्मन को नमन करते हुए लेता हूं विराम। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग FM पर।